वेलकम टू द हिंदू डेली। आज के अखबार के संपादकीय हिस्से से शुरू करते हैं। तो पहला लेख मधुल बी लोकुर का है और ये प्रेस की आज़ादी पर मतलब एक चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। असम में द वायर से जुड़े दो जाने माने पत्रकार हैं, करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप है कि उन्होंने मतलब अशांति भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और ऐसा नैरेटिव फैलाने की साजिश की जो दुश्मन देशों के हित में हो। ये तो अपने आप में बहुत बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, आरोप तो गंभीर है ही, और इसमें एक बात और है मतलब जो गौर करने वाली है। शिकायत तो मई 2015-25 में दर्ज हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया अगस्त में, मतलब समन भेजने में 3 महीने लगा दिए, और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले में। तो लेखक यही पूछ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। 3 महीने की देरी राष्ट्रीय सुरक्षा में अजीब है। बिल्कुल। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें थोड़ी राहत दी है गिरफ्तारी से। कहा है कि कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। लेकिन ये मामला ना एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 152 के इस्तेमाल को लेकर। हाँ, ये बीएनएस की धारा 152 ये क्या चीज़ है? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि राजद्रोह मतलब सेडिशन वो कानून हटा दिया गया है। देखिए, यही तो असल चिंता है। धारा 152 उन कामों को अपराध बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं, और इसकी भाषा मतलब बहुत व्यापक है। अच्छा, कैसे? ये तब लागू होती है जब कोई, मान लीजिए, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है, या कोशिश करता है, या अलगावादी भावनाओं को उकसाता है, या भारत की संप्रभुता या एकता, अखंडता को खतरे में डालता है। मतलब कुछ भी इसमें आ सकता है। ओह। हाँ, और सजा भी बहुत सख्त है, आजीवन कारावास तक। इसीलिए लोकुर इसे कह रहे हैं भेड़ की खाल में राजद्रोह। उनका मानना है कि एफआईआर में जो बातें लिखी हैं वो इस धारा के दायरे में आती ही नहीं। ये तो बस शिकायत करने वाले की अपनी सोच है, अपनी राय है। लोकुर इसमें एक फ्रीजिंग इफेक्ट की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये पहले वाले राजद्रोह कानून के चिलिंग इफेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। फ्रीजिंग इफेक्ट? हाँ, मतलब डर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि लोग या मीडिया सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करने से पूरी तरह ही रुक जाएं, बिल्कुल फ्रीज हो जाएं, क्योंकि किसी भी आलोचना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया जा सकता है। सही बात है। और सोचिए जरा, किसी पत्रकार या आम नागरिक को देश के एक कोने से दूसरे कोने, जैसे इस केस में दिल्ली से गुवाहाटी, समन भेज दिया जाए। कितना वित्तीय बोझ, कितना मानसिक तनाव, आने जाने का खर्चा, रहने का, काम का नुकसान, और ये अनिश्चितता की पता नहीं पूछताछ कब खत्म होगी या जांच अधिकारी मिलेगा भी या नहीं। और ये सिर्फ बोझ का सवाल नहीं है, ये पुलिस की जवाबदेही का भी सवाल है। लोकुर एक सुझाव देते हैं कि भाई जांच अधिकारी को अभियुक्त के शहर जाना चाहिए। अभियुक्त को क्यों बुला रहे हैं? खर्चा राज्य सरकार उठाए। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ क्यों नहीं हो सकती? वो भी तो एक विकल्प है। दिल्ली में तो उपराज्यपाल ने पुलिस अफसरों की पूछताछ के लिए इसकी इजाजत दी भी है। इससे तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। लेकिन असम पुलिस का जो रवैया लग रहा है लेखक के अनुसार, वो ऐसा है जैसे प्रक्रिया को ही सजा बना दो, मतलब परेशान करो। पत्रकार अभिसार शर्मा को भी तो हाल में इसी धारा 152 के तहत समन मिला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताकर एकता, अखंडता को खतरे में डाला। अच्छा, एक और इसमें परेशान करने वाली बात है एफआईआर की कॉपी ना मिलना। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का 2016 का साफ आदेश है यूथ बार एसोसिएशन वाले मामले में कि एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए, लेकिन इन पत्रकारों को हफ्ता भर लग गया, फिर भी कॉपी नहीं मिली। कमाल है। यहाँ तक कि जो क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी कथित तौर पर मई में दर्ज हुई एफआईआर उपलब्ध नहीं थी। ये तो मतलब प्रक्रिया का मजाक है। लोकुर ये भी चेतावनी देते हैं कि जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है उन इंटरव्यू या लेखों से जुड़े और लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आखिर में लोकुर 3 बुनियादी सवाल खड़े करते हैं। पहला, क्या ये बीएनएस की धारा 152 जैसी मतलब इतनी व्यापक धारा कानून की किताबों में होनी भी चाहिए? दूसरा, क्या पुलिस को कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कानून संवैधानिक हो या न हो? और तीसरा, क्या राज्य को मतलब सरकार को ऐसे गलत मामलों में जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? चिंता यही है कि कहीं प्रेस की आज़ादी का गला तो नहीं घोटा जा रहा और राजद्रोह से भी बुरे कानून का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो ये तो हुई देश के अंदरूनी कानून और उसकी व्याख्या के बात। अब जरा बाहर देखें। दूसरा संपादकीय हर्ष वी पंत का है।
ये भारत जापान संबंधों पर है और दुनिया में जो भू राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं उसके संदर्भ में ये रिश्ते कितने अहम हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ये लेख उसी संदर्भ में है। बिल्कुल। और इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षण हो सकता है जापान की तरफ से भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब $68 बिलियन के भारी निवेश की घोषणा। $68 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, मतलब अहम क्षेत्रों में। ये दिखाता है कि जापान भारत को एक लंबे समय के भरोसेमंद आर्थिक साथी की तरह देख रहा है। और वो जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ना, हाँ, बुलेट ट्रेन वाला, हाँ, उसके लिए अगली पीढ़ी की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी देना, ये भी इसी गहरे होते आर्थिक सहयोग का एक संकेत है। और रणनीतिक तौर पर मतलब स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर क्या उम्मीदें इस यात्रा से? रणनीतिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि दोनों देश 2008 में जो सुरक्षा सहयोग पर घोषणा हुई थी उसे आज की दुनिया के हिसाब से अपडेट करेंगे, संशोधित करेंगे। अच्छा। और एक आर्थिक सुरक्षा पहल पर भी बात हो सकती है। इसमें क्या आएगा? सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा, क्लीन एनर्जी, मतलब ये जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, इससे भारत को अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में, मतलब अलग-अलग देशों पर निर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश। हाँ, एक तरह से। और डिजिटल पार्टनरशिप को भी अपग्रेड करने की बात है, जिसमें अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी शामिल होंगे। तो ये सब मिलकर भारत जापान संबंध एशिया में टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग के लिए बहुत अहम बन जाते हैं। इस यात्रा की टाइमिंग भी दिलचस्प है। टोक्यो के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के लिए। जी। गलवान के बाद से भारत चीन रिश्तों में जो तनाव था उसमें हाल में कुछ नरमी के संकेत दिखे हैं। सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं, वीजा नियमों में कुछ ढील दी गई है। तो क्या ये एक ही हफ्ते में पहले टोक्यो फिर बीजिंग जाना, ये एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास है? हाँ, निश्चित रूप से ये एक रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश तो दिखाता ही है। भारत एक तरफ अपने भरोसेमंद साथी जापान से रिश्ते मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ अपने पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ बातचीत भी बनाए रख रहा है। मतलब रिश्तों को अलग अलग देखना। बिल्कुल। जापान के साथ फोकस है आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर, जबकि चीन के साथ जोर है तनाव कम करने पर, बातचीत जारी रखने पर और छोटे-मोटे विश्वास बहाली के उपायों पर। और शायद ये संतुलन अमेरिका में जो अनिश्चितता है उसको देखते हुए और भी जरूरी हो गया है। ट्रंप की वापसी की संभावना। बिल्कुल सही। ट्रंप प्रशासन की वापसी को लेकर जो अनिश्चितता है उसने अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्वाड, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है, उसका भविष्य भी अमेरिकी कमिटमेंट पर निर्भर करेगा। ऐसे में जापान का भारत के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करना ये दिखाता है कि स्थिर और लंबी साझेदारी कितनी जरूरी है। वन तो जापान को भारत के लिए एक एंकर पार्टनर कह रहे हैं, मतलब एक मजबूत सहारा। एंकर पार्टनर, हाँ, जो ऐसे समय में स्थिरता और संसाधन दे सकता है जब वॉशिंगटन की नीतियां शायद बदल जाएं और बीजिंग के साथ भरोसा अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। तो पंत के अनुसार ये यात्रा दिखाती है कि भारत अपना सबसे भरोसेमंद साथी किसे मान रहा है। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात। अब वापस देश के अंदर आते हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया पर। ओपिनियन सेक्शन में सम्राट पसरीचा का एक लेख है, कानून बनने से मुकदमेबाजी तक। वो इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि कैसे भारत में अक्सर कोई कानून संसद से पास होता है और फौरन ही उसे अदालत में चुनौती दे दी जाती है। हाँ, और ये चलन बढ़ता जा रहा है। पसरीचा याद दिलाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया था, बल्कि संविधान के अधीन रखा था। अच्छा। हाँ, मतलब संसद की शक्तियों पर संविधान का अंकुश है और अदालतों को कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, वो एक अपवाद के तौर पर दी गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये नियम बनता जा रहा है। इसका कोई हालिया उदाहरण? हाँ बिल्कुल, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ये पास हुआ और कुछ ही दिनों में कुछ सांसदों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सांसदों ने ही? हाँ, और कानून मंत्री ने खुद 2022 में बताया था कि 2016 से लेकर तब तक केंद्रीय कानूनों को चुनौती देने वाले करीब 35 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध होता है? पत्रिचा 3 मुख्य कारण बताते हैं। एक तो हाँ, संवैधानिक जांच की जरूरत होती ही है कई बार। दूसरा, राजनीतिक दिखावा भी होता है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम कारण वो बताते हैं
कानून का मसौदा ठीक से तैयार ना होना, मतलब फ्लॉड ड्राफ्टिंग। फ्लॉड ड्राफ्टिंग मतलब कानून में अस्पष्ट परिभाषाएं होना, धाराओं में आपसी विरोधाभास होना, मौजूदा कानूनों के साथ तालमेल ना होना, या कभी-कभी संविधान के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ चले जाना। इसका असर सिर्फ विधायिका और न्यायपालिका के रिश्तों पर नहीं पड़ता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर भी पड़ता है। लेकिन कागज पर देखें तो कानून बनाने की प्रक्रिया तो काफी लंबी चौड़ी है। मंत्रालय प्रस्ताव लाता है, लोगों से राय ली जाती है, कानून मंत्रालय जांचता है, कैबिनेट मंजूरी देती है, फिर संसद में 3 रीडिंग होती हैं, कमिटी देखती है, एक-एक क्लॉज पर चर्चा होती है। इतनी सबके बाद भी खामियां क्यों रह जाती हैं? बस यहीं पर पसरीचा सिद्धांत और व्यवहार के फर्क को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर बिल बिना पर्याप्त नोटिस के पेश कर दिए जाते हैं। अच्छा, संसदीय समितियों को या तो बिल भेजा ही नहीं जाता या उनकी सिफारिशें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, और बहस भी कई बार जल्दबाजी में निपटा दी जाती है। कोई उदाहरण है इसका? वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का उदाहरण देते हैं। उसकी धारा 18D में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के यौन शोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा है, जबकि BNS में एक महिला के साथ ऐसे ही अपराध के लिए सज़ा कहीं ज़्यादा है, 7 साल या आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सांसद, खासकर वो जिनकी कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है, क्या उन्हें इन कानूनी बारीकियों को समझने और उन पर ठीक से बहस करने का पूरा मौका और समय मिल पाता है? पसरीचा का तर्क यह है कि अगर कानून बनाने की प्रक्रिया ही आम आदमी या हत्ता सांसदों की समझ से बाहर हो जाए तो ये अलोकतांत्रिक हो जाता है। बिल्कुल। अगर सांसद जटिल कानूनी भाषा और समय के दबाव में कानूनों पर गहराई से सवाल ही नहीं उठा पाएंगे, तो वो अक्सर बस पार्टी लाइन पर ही वोट देंगे। तो इसका समाधान क्या सुझाते हैं पसरीचा? वो एक बहुत दिलचस्प सुझाव देते हैं, संसद के लेवल पर ही एक संवैधानिक समीक्षा हो, और इसके लिए वो संविधान के अनुच्छेद 88 का हवाला देते हैं। अनुच्छेद 88? हाँ, ये अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल AG, जो देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, उन्हें संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने और बोलने का अधिकार देता है, हालांकि वो वोट नहीं कर सकते। तो AG का रोल क्या होगा? पसरीचा का सुझाव है कि जब किसी कानून पर संसद में बहस हो रही हो तो AG की सलाह ली जाए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, AG अपनी कानूनी समझ से कानून बनने से पहले ही उसमें अगर कोई कानूनी गड़बड़ी है या वो संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसे बता सकते हैं। अच्छा, पहले ही पता चल जाएगा। हाँ, और दूसरा, सांसदों को भी वोट देते समय एक निष्पक्ष संवैधानिक अधिकारी की राय मिल जाएगी। इससे उम्मीद ये है कि बेहतर कानून बनेंगे जिन्हें बाद में अदालतों को रद्द न करना पड़े, बल्कि वो उनकी व्याख्या कर सकें और न्यायिक समीक्षा अपवाद ही बनी रहे, नियम न बने। कानूनों की दुनिया से अब हम चलते हैं प्रकृति के इतिहास की ओर। विज्ञान खंड में अनुपमा चंद्रशेखरन का एक लेख है जो भारत की जो अनमोल जीवाश्म विरासत है उस पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में है। जीवाश्म, फॉसिल्स। हाँ, फॉसिल्स। लेख की शुरुआत एक बड़ी रोमांचक खोज से होती है। गुजरात में एक कोयला खदान है, वहां जीवाश्म विज्ञानी सुनील बाजपेयी और उनकी टीम को एक बहुत बड़े प्राचीन सांप के अवशेष मिले हैं। कशेरुकाएं, मतलब रीढ़ की हड्डी के टुकड़े। अच्छा। इस सांप का नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। अंदाजा है कि ये करीब 15 मीटर लंबा रहा होगा। 15 मीटर? बहुत बड़ा। हाँ, और करीब 4.7 करोड़ साल पुराना। अरे वाह, ये तो अद्भुत खोज है तो अद्भुत, लेकिन यही खोज वाजपेयी की चिंता का कारण भी है। वो कह रहे हैं कि भारत में इन जीवाश्मों को सहेजने के लिए, उनकी लिस्टिंग के लिए कोई राष्ट्रीय भंडार या कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्हें डर है कि ये अनमोल नमूने या तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे या चोरी होकर कहीं निजी कलेक्शन में या ब्लैक मार्केट में पहुंच जाएंगे। हाँ, ये खतरा तो है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आजकल फॉसिल्स वैज्ञानिक लैब से ज्यादा दुकानों और नीलामी घरों में दिख रहे हैं। सच में? हाँ, पेरिस की सड़कों पर अमोनाइट्स, एक समुद्री जीव के जीवाश्म बिकते हैं, और जो बड़े दुर्लभ नमूने होते हैं उन्हें अमीर कलेक्टर भारी कीमत पर खरीद लेते हैं। पिछले साल ही न्यूयॉर्क में एक स्टेगोसॉरस डायनासोर का पूरा कंकाल $44.6 मिलियन में बिका। $44.6 मिलियन? हाँ, एक स्टडी बताती है कि जो वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण टीरेक्स डायनासोर के 71 नमूने हैं
वो निजी हाथों में है, जबकि सिर्फ 61 ही म्यूजियम जैसे पब्लिक संस्थानों में है। ये तो वैज्ञानिक ज्ञान के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या भारत का जीवाश्म रिकॉर्ड इतना खास है कि हमें इसकी इतनी चिंता करनी चाहिए? ओ, बेहद खास। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत अनूठा है। जब भारत गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और फिर धीरे धीरे एशिया से टकराया, इस लंबी यात्रा में यहाँ कई अनोखे जीव जंतु विकसित हुए। शुरुआती पौधों से लेकर डायनासोर तक, और तो और व्हेल और घोड़ों के जो शुरुआती पूर्वज थे, उनके जीवाश्म भी यहाँ मिले हैं। अच्छा, व्हेल के पूर्वज भी? हाँ, और प्राचीन मानव खोपड़ियां भी मिली हैं। लेकिन वाजपेयी जैसे वैज्ञानिक इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि इन अनमोल चीजों की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है। इनके खराब होने का या यहीं लोकल मार्केट में बिक जाने का खतरा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा खो देंगे जो फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इनको बचाने में क्या मुश्किलें आती हैं व्यावहारिक तौर पर? कई तरह की मुश्किलें हैं। कभी कभी तो ये सरकारी स्टोर रूम में ही कहीं गुम हो जाते हैं, कभी नमी गर्मी से खराब हो जाते हैं, और अगर ये किसी प्राइवेट कलेक्शन में चले गए तो फिर वैज्ञानिक उन पर स्टडी नहीं कर पाते अक्सर। देहरादून में एक रंगाराव ओबरबेगफेल्ट ट्रस्ट का कलेक्शन है। उसमें इंडोहायस जैसे बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म है। इंडोहायस को व्हेल का शुरुआती पूर्वज माना जाता है जी। लेकिन ये सारा कलेक्शन एक घर में रखा है। कुछ चीजें तो बगीचे में पड़ी हैं, उनका ठीक से वर्गीकरण भी नहीं हुआ है, नहीं उन पर ज्यादा अध्ययन हो पाया है। ये तो दुख की बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक स्कूल टीचर हैं विशाल वर्मा। उनके जैसे जुनूनी लोग भी हैं जो खुद नदियों के किनारे घूम घूम कर डायनासोर की हड्डियां और अंडे ढूंढते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी में भी एक चिंताजनक मोड़ है। उन्होंने सैकड़ों डायनासोर के अंडे खोजे, कुछ को मांडव के सरकारी म्यूजियम में रखवाया, लेकिन 2013 में उनमें से कुछ अंडे चोरी हो गए। म्यूजियम से चोरी हो गए? हाँ, जैसा कि एक बहुत सीनियर जीवाश्म विज्ञानी है अशोक साहनी, वो कहते हैं कि जब पैसा बीच में आ जाता है तो फिर किसी भी चीज को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो फॉसिल्स ऑनलाइन खुलेआम बिक रहे हैं, अमीरों के लिए ट्रॉफी बन गए हैं। केन ग्रिफिन, निकोलस केज, लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन सब के नाम आते हैं फॉसिल खरीदने वालों में। अच्छा, ये लोग भी खरीदते हैं। और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भंडार नहीं बना तो भारत के ये जो प्रागैतिहासिक खजाने हैं ये विदेशों में नीलाम हो सकते हैं। वाजपेयी को तो डर है कि भारत के डायनासोर के अंडे शायद पहले ही चोरी छिपे विदेशी बाजारों में पहुंच चुके होंगे। तो वो जो वासुकी इंडिकस सांप के अवशेष मिले थे, उनका क्या हुआ? फिलहाल वो 27 कशेरुकाएं IIT रुड़की में एक बक्से में रखी हैं। अब देखना यह है कि क्या वो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर सुरक्षित रहेंगे या किसी दिन नीलामी में चढ़ जाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है। विरासत को बचाने की इस चिंता से अब हम आते हैं आज की डिजिटल दुनिया के नियमन पर। हमारी आखिरी चर्चा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन से है। इसमें विराग गुप्ता हाल ही में पास हुए ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025 के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये कानून अगस्त में काफी तेजी से पास हुआ है। और सरकार ने इसकी जरूरत क्यों बताई है? सरकार का कहना है कि आंकड़े बताते हैं कि भारतीय लोग रियल मनी गेम्स यानी RMGs में, जहां पैसा लगाकर खेला जाता है, सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए हार रहे हैं। 15,000 करोड़? हाँ, और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी ऐसे गेम्स को कई समस्याओं से जोड़ा है, जैसे कि लत लगना, मानसिक तनाव, पैसे की बर्बादी, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें। कर्नाटक से तो एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा आया है कि पिछले करीब 2.5-3 साल में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण 32 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बहुत दुखद। लेकिन दूसरी तरफ जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कह रही है कि इस कानून से 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं और 2 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। तो ये कानून करता क्या है? ये ऑनलाइन गेम्स को कैसे देखता है और किस पर रोक लगाता है? ये कानून गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटता है। पहली, ई स्पोर्ट्स। इन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत मान्यता मिली है और इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी, सोशल गेमिंग, जो मनोरंजन या शिक्षा के लिए होते हैं, इन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी है रियल मनी गेम्स यानी RMGs। इनके सभी तरह के फॉर्मेट पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। सभी तरह के RMGs पर? हाँ, सभी तरह के। और RMG की परिभाषा बहुत ही ज्यादा व्यापक रखी है। कोई भी ऑनलाइन गेम
जिसमें एंट्री फीस लगती हो और जिसमें पैसा जीतने की उम्मीद हो या पैसे में बदली जा सकने वाली कोई चीज जैसे क्रेडिट, कॉइन, टोकन, ये सब जीतने की उम्मीद हो, वो आरएमजी माना जाएगा। चाहे वो गेम स्किल पर आधारित हो या किस्मत पर या दोनों पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, लूडो के भी कुछ वेरिएंट आते हैं पैसे वाले, जिनका प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, रणबीर कपूर, आमिर खान, धोनी, ऋतिक रोशन, सौरव गांगुली, वो सब भी बैन हो जाएंगे अगर उनमें पैसा लगाए तो? बिल्कुल, अगर उनमें पैसा या पैसे जैसी कोई चीज दांव पर है तो वो इस कानून के तहत प्रतिबंधित होंगे और कानून में सजा का भी प्रावधान है। अच्छा, सजा भी है? हाँ, अगर कोई ऐसा आरएनजी ऑफर करता है या उसके लिए पैसों के लेन देन में मदद करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों। 1 करोड़? हाँ, और अगर कोई इन गेम्स का गैर कानूनी विज्ञापन करता है तो उसके लिए 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और ये सारे अपराध जो हैं वो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत संज्ञेय होंगे, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और गैर जमानती भी होंगे। तो इसे लागू कौन करेगा? मतलब इन गेम्स को ब्लॉक वगैरह कौन करेगा? और क्या जो लोग ये गेम खेलते हैं उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? इसे लागू करने का काम CERTIN को दिया गया है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। वो इन प्रतिबंधित गेमिंग सेवाओं को ब्लॉक करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो विदेशी ऑपरेटरों के लिए इंटरपोल की मदद भी ली जा सकती है। और खेलने वालों का क्या? IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ किया है कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई सजा का प्रावधान इस कानून में नहीं रखा गया है। सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी जो गेम्स को मान्यता देगी, उन्हें क्लासिफाई करेगी, रजिस्टर करेगी। ये पिछले साल जो IT नियमों में संशोधन हुआ था जिसमें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की बात थी, उससे अलग है ये। अच्छा, इस कानून में कोई कमी या कोई ऐसी बात जो थोड़ी अटपटी लगे? एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि ये कानून नाबालिगों को सोशल गेम्स या ई-स्पोर्ट्स खेलने से रोकने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं करता, जबकि सरकार देश में सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट भी दे रही है। वैसे सरकार ने इस कानून को लाने के पीछे कई कारण गिनाए हैं, जैसे हजारों करोड़ का नुकसान, गेमिंग कंपनियों के एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि लंबे समय में कोई जीतता नहीं है, टेरर फंडिंग में इन पोर्टल्स का इस्तेमाल होने की बात आई थी संसदीय पैनल की रिपोर्ट में, टैक्स चोरी का बड़ा मामला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 करोड़ की GST चोरी, धोखाधड़ी भी हुई है। एक चीनी ऐप था FIVIN, उसने 400 करोड़ की धोखाधड़ी की, मनी लॉन्ड्रिंग, और ये कंपनी अक्सर विदेशों से ऑपरेट करके भारतीय कानूनों से बच जाती है। अब तो कई कारण हैं, लेकिन क्या ये बैन कारगर होगा? लोग VPN वगैरह इस्तेमाल करके खेल सकते हैं? हाँ, वो संभावना तो हमेशा रहती है कि VPN जैसी टेक्नोलॉजी से लोग इन बैन को बाईपास करने की कोशिश करें, लेकिन सरकार का दावा है कि ये एक मजबूत कानूनी ढांचा है। और इसका कानूनी आधार क्या है? क्या ऑनलाइन गेमिंग केंद्र सरकार का विषय है, राज्यों का नहीं? देखिए, यहीं पर एक कानूनी पेच है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके हिसाब से सट्टेबाजी और जुआ, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये राज्यों का विषय है, स्टेट लिस्ट में आता है ये। अच्छा, ये स्टेट लिस्ट में है? हाँ, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तो पहले ही इस पर अपने कानून बनाए भी हैं। केंद्र ने पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर 28% GST लगाया था। तब गेमिंग कंपनियों ने बहुत विरोध किया था। उनका तर्क था कि हमारे खेल तो स्किल के हैं, ये जुआ नहीं है। हाँ, स्किल बनाम चांस वाली बहस तो पुरानी है। बिल्कुल, और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है कि GST लगना चाहिए या नहीं। और फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, ये स्किल के खेल हैं, ये जुए के। तो ये नया कानून क्या कहता है इस बारे में? स्किल और चांस में फर्क करता है? नहीं, यही बात है। ये नया केंद्रीय कानून स्किल और चांस के खेल में कोई फर्क नहीं करता, और इसीलिए आलोचक कह रहे हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन कर सकता है, जो व्यापार और व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार देता है, खासकर उन खेलों के लिए जिन्हें पारंपरिक रूप से स्किल वाला माना जाता रहा है। तो मतलब इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, पूरी संभावना है। और अगर इसे चुनौती दी जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम होगा कि क्या केंद्र इस तरह का देशव्यापी बैन लगा सकता है, और क्या वो स्किल और चांस के बीच के इस फर्क को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है।
Thank you for listening. If you are interested in continuing the Hindi version of this podcast, please message me directly on Twitter handle given in the episode description. As always, we are eager to hear what our listeners want to be informed about. We wish you a great day.